जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास अपना शुरू किया जाए, क्योंकि इससे पहले हम एनसीईआरटी का 2 वीडियो डाल चुके हैं जो क्लास 9 का एनसीईआरटी चल रहा है, और हमने जो सीरीज शुरू किया है एनसीईआरटी का, आज उसका तीसरा वीडियो है। और हम जिस बुक का सलूशन करा रहे हैं, आपके सामने ये बुक है, देख लीजिए। ये एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 9 का बुक है। और एनसीईआरटी में जो हमने शुरू किया है वो बायोलॉजी से शुरू किया है, और बायोलॉजी जो है इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 से शुरू हो रहा है, और उस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ चुका है, जैसे कि कोशिका के बारे में हमने पढ़ा, कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा, कोशिका झिल्ली के बारे में हमने पढ़ा। तो छोटी छोटी जो जानकारियां हैं इसके पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिए। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है कोशिका भित्ति, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो में हम पढ़ाए थे, जो लेक्चर दिए थे लेक्चर नंबर 2 में, उसमें हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए टॉपिक है कि सिर्फ ये कोशिका भित्ति ही है जो कि जंतु कोशिका और प्लांट कोशिका को एक दूसरे से क्या कर देता है, अलग कर देता है, भिन्न कर देता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका भित्ति। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका भित्ति। ध्यान समझिएगा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या होता है? देखिए, जो कोशिका भित्ति है ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। और इसी कारण से हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम क्या करते हैं, अंतर कर पाते हैं। कोशिका भित्ति एक मजबूत संरचना होती है, कोशिका भित्ति जो एक मजबूत संरचना होती है, और ये जो बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेल्यूलोज, यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज पूछिएगा कि सेलुलोज क्या होता है, तो एक पॉलीसेकेराइड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, जिसको एक मोनोसेकेराइड होता है, एक डाइसेकेराइड होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड हम उसे कहते हैं जिसमें ग्लूकोज ऑफ जो नंबर हो वो ज्यादा होता है। जब एक से अधिक ग्लूकोज मिलकर बनते हैं तो सेलुलोज कहलाते हैं। उसी को हम लोग पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ये जो सेलुलोज है वो पॉलीसेकेराइड में आता है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और ये खासकर प्लांट में पाया जाता है। किसमें? प्लांट में। हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक चीज बताया था कि जो जंतु कोशिका का जो कोशिका झिल्ली होता है उसकी संरचना गोलाकार होता है, मुख्यतः गोलाकार। लेकिन प्लांट में जो कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है वो आयताकार होती है। कैसी होती है? आयताकार होती है। कैसी होती है? तो एक आयताकार होती है। ये प्लांट का सेल है, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाहरी आवरण पर एक प्लेट लगा रहता है, एक परत रहता है सेलुलोज का। सेलुलोज का एक परत रहता है, और इसी सेलुलोज के परत को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है? क्योंकि प्लांट जो है वो यूकेरियोटिक सेल में आता है, एक बहुकोशिकीय सेल है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ एक कोशिकीय में ही पाया जाएगा। यह बहुकोशिकीय में भी पाया जाता है, एक कोशिकीय में ही पाया जाता है, यह जीवाणु में भी पाया जाता है, यह कवक में भी पाया जाता है। हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये जो बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बोला जाता है। और इसके जो अंदर की संरचनाएं होती है, अंदर की जो संरचनाएं हैं, ये जो आप पतला दीवार देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। देखिए, ये जो कोशिका झिल्ली है
ये जंतु में भी होता है और प्लांट में भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल प्लांट में, ये जंतु में नहीं होता है। ये कोशिका जो भित्ति है इसमें पूछता है कि कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए आखिर क्या जरूरत पड़ा ऐसे प्रकृति को, क्योंकि प्लांट के बाहर में कोशिका भित्ति देना आवश्यक है। आपने जाना कि पूरे पृथ्वी पर अगर स्वभावपुर से देखा जाए तो जो विकसित रूप से अगर कोई जीव है तो वो है मानव। क्यों? क्योंकि मानव अपने पर्यावरण के अनुसार रह सकता है, पर्यावरण के अनुसार जी सकता है और पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। जैसे आप समझिए, अगर ठंडी का मौसम आएगा तो मानव क्या करेगा? ऊनी कपड़ा पहन लेगा। गर्मी का मौसम आएगा, सूती कपड़ा पहन लेगा, अपने आप को गर्मी से भी बचा लेगा और ठंडी से भी बचा लेगा। मतलब मानव के पास अनेकों प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन आप बताइए, प्लांट ये तो पहला एक अस्थाई है, ये कहीं चल नहीं सकता, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। साथ ही साथ इसको पूरे पर्यावरण में एक ही जगह रहना है, चाहे वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा एक ही जगह रहना है। इसीलिए प्रकृति ने इस प्रकार की संरचना को बनाया। और जो ये कोशिका भित्ति है, ये मजबूती प्रदान करता है। क्यों मजबूती प्रदान करता है? तो आपने देखा होगा, जैसे कि मान लीजिए शीशम का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, आपने देखा होगा जो उसकी छाल है, जिसको हम लोग पपड़ी बोलते हैं, छाल जब निकालिएगा तो वो आराम से निकल जाता है, और वो एक अस्थाई है। क्या? अस्थाई टिश्यू के रूप में वो कार्य करता है, परमानेंट टिश्यू के रूप में वो कार्य करता है। दूसरा नंबर कि गांव देहात में जब आप जाइएगा गांव में, तो क्या किया जाता है कि एक वृक्ष है, वृक्ष की जो जड़ है उसमें क्या कर दिया जाता है? जानवर को बांध दिया जाता है, और जानवर उस वृक्ष को बार बार धक्का देता है, लेकिन फिर भी वह वृक्ष जीवित रहता है। उसका मुख्य कारण क्या है? कोशिका भित्ति। अगर उस प्लांट में कोशिका भित्ति नहीं रहता तो आप सोचिए, कोशिका जो झिल्ली है, क्या उस जितने भी पर्यावरण दर्शनीय है या पर्यावरण जो नुकसान है उसको नहीं सह पाता। कौन? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो जीव द्रव्य है वो भी खत्म हो जाता। और जब जीव द्रव्य सूख जाता, जीव द्रव्य जब कुंचन हो जाता है तो कोशिका क्या हो जाता है? डेथ हो जाता। और जब कोशिका डेथ हो जाएगा तो आपको पता है कि पूरे शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिका से, चाहे वो प्लांट का हो और चाहे मानव का हो। जब कोशिका ही डेथ कर जाएगा तो ये प्लांट रहेगा? नहीं रहेगा। इस कोशिका को और कोशिका अंगक को सुरक्षा देने के लिए, प्लांट के लिए पर्यावरण या प्रकृति में क्या किया गया कि कोशिका भित्ति बनाया गया, जो कि पूरे पर्यावरण से इसको क्या करेगी? रक्षा प्रदान करेगी। आगे हम बढ़ते हैं। क्या ये कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने जीवाणु का नाम सुना होगा, जीवाणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। जीवाणु के कोशिका भित्ति होते हैं। जैसे जीवाणु में जो कोशिका भित्ति होते हैं उसका नाम दिया गया है पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होते हैं उसको नाम दिया गया है पेप्टिडोग्लाइकेन। ये जीवाणु की कोशिका भित्ति है। उसी तरीके से कवक का आप नाम सुने होंगे। कवक एक बहुकोशिकीय है, जबकि जीवाणु एक कोशिकीय है। कवक में जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? तो बाबू वो बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो यहां से क्या क्या फैक्ट निकला? पहला, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का। किसमें पाया जाता है? तो प्लांट में पाया जाता है। प्लांट को मजबूती कौन देता है? तो कोशिका भित्ति क्या करता है? उसको मजबूती देता है। उसके बाद कोशिका जो झिल्ली होता है प्लांट में भी होता है और जंतु में भी होता है। कोशिका भित्ति में प्रमुख रूप से जो तत्व पाया जाता है उसका नाम क्या है? कैल्शियम है। क्या नाम है? कैल्शियम है। पर्यावरण से बचाता है पौधे को। कौन? तो कोशिका भित्ति बचाता है। आगे जो जीवाणु में कोशिका भित्ति पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? काइटिन। क्या बोलते हैं? काइटिन।
तो यही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। क्या दिया हुआ है? यही आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। कोशिका भित्ति जो है वो प्लाज्मा झिल्ली की जस्ट बाहर पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर यानी कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर पाया जाता है। क्यों? कोशिका भित्ति पाया जाता है। आगे हम इसमें देखें, यहाँ लिखा हुआ है केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है। केवल जीवित कोशिकाओं में ही पाया जाता है, तो बात सही है। उसके बाद फिर ये लिखा हुआ है कि यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों में पाया जाता है। इसीलिए हमने बताया कि जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय है और इसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसको कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। कवक बहुकोशिकीय है, इसमें भी कोशिका भित्ति पाया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं काइटिन। क्या बोलते हैं? काइटिन। अब देखिए इसके नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है वह दिया हुआ है केंद्रक। लेकिन केंद्रक के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्रक में हमको आरएनए भी पढ़ाना है, डीएनए भी पढ़ाना है। क्योंकि जब हमने आपको बताया था कल कि जब हम कोशिका के अंदर जाएंगे तो बीच में पड़ता है केंद्रक, लेकिन इसके अंदर भी तो बहुत कुछ है, उसके बारे में भी पढ़ना अति आवश्यक है। तब जाकर हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि केंद्रक में अनेकों प्रकार का, जैसे कि उसमें आरएनए में मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा। तो पहले जब हम राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये पढ़ा देंगे तब जाएंगे हम डीएनए पर। जब डीएनए हम पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। इसलिए इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ, कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका द्रव्य। देखिए कोशिका द्रव्य, इसको थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और कोशिका द्रव्य के बारे में भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कोशिका द्रव्य क्या है। पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य, उसके बाद केंद्रक द्रव्य। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, देखिए कोई कोशिका जीवित है या मृत है उसका निर्धारण कैसे होता है? जीव द्रव्य से। अगर किसी कोशिका में जीव द्रव्य सूख गया है यानी कि वो कोशिका मर गया है, और किसी कोशिका में जीव द्रव्य अगर तरल पदार्थ है तो वह जीवित है। इसका निर्धारण किस पे किया जाता है? तो जीव द्रव्य पे। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का जो भौतिक इकाई है वह जीव द्रव्य है। ध्यान समझिएगा, जीवन का भौतिक इकाई, जीवन का भौतिक इकाई है। अब बोलिएगा सर जीवन का भौतिक इकाई जीव द्रव्य को कहा जाता है, तो किसने कहा था? आप नाम बताइए। तो एक व्यक्ति है हेक्सले। क्या नाम है उनका? हेक्सले। उस व्यक्ति का नाम यहां लिख देते हैं हेक्सले। हेक्सले ने बताया था कि जीवन का भौतिक इकाई क्या है? आपका जीव द्रव्य है। क्या है? आपका जीव द्रव्य है। अब देखिए जीव द्रव्य बनता कैसे? इंपोर्टेंट, जब हम कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इन दोनों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो बनता है जीव द्रव्य। अब बोलिएगा सर जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य समझाइए, केंद्रक द्रव्य समझिए। तो ध्यान समझिएगा, ये हमने एक गोलाकार संरचना बनाया कोशिका का, बीच में हमने बना दिया केंद्रक। तो ये कोशिका झिल्ली है और ये केंद्रक झिल्ली है। इन दोनों के बीच एक तरल पदार्थ होता है। ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच एक तरल पदार्थ होता है। तो ये जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। तो कोशिका द्रव्य किसके किसके बीच रहता है? तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ध्यान समझिएगा। कोशिका सुबोध जी, कोशिका झिल्ली प्लस केंद्रक झिल्ली, इन दोनों के बीच रहता है कोशिका द्रव्य। लेकिन ध्यान समझिएगा, केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर रहता है
केंद्रक द्रव्य केंद्रक के कहाँ रहता है? अंदर। केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केंद्रक द्रव्य। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव्य। और जब इन दोनों को मिला देंगे तो सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। अब देखिए, ये जो कोशिका द्रव्य है ना, समझिएगा, ये जो कोशिका द्रव्य है इसी के अंदर होता है कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। तो कोशिका द्रव्य के अंदर होता है क्या? जीव द्रव्य। जैसे गोल्जी का है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, उसके बाद सेंट्रोसोम होगा, लाइसोसोम होगा। ये सब किस में होगा? कोशिका द्रव्य में। किस में होगा? कोशिका द्रव्य में। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, कोशिका द्रव्य के बारे में कि इसके अंदर प्रत्येक अंग कोशिका द्रव्य के अंदर ही एक विशेष अवस्था में रहता है, एक विशेष अवस्था में रहता है। उसके बाद यह लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली, तो जानते हैं वायरस एक अलग है। जब हम बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वायरस के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि वायरस जो है वो निर्जीव की तरह भी व्यवहार करता है, सजीव की तरह भी व्यवहार करता है। वायरस में RNA भी होता है, वायरस में DNA भी होता है। वायरस एक अकोशिकीय है। वायरस एक अकोशिकीय है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम करेंगे, किसमें? तो डिजीज में करेंगे। वायरस का खोज कब किया? यूएनएसकी ने उसका खोज किया, 1892 में किया। कहाँ किया? तंबाकू में किया। उसके अनेक प्रकार बताएंगे, उससे कौन कौन सा रोग होता है, उसके लिए कौन कौन सा जांच आया हुआ है, हर एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। कब? तो जब डिजीज पढ़ेंगे तब। अब दिया हुआ है यहाँ कुछ प्रकार, जैसे कि नीचे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहां दिया हुआ कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो विकसित नहीं होता है। विकसित नहीं का मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, उसमें लाइसोसोम नहीं होगा, उसमें केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, सेंट्रोसोम नहीं होगा। तो जब इतना चीज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित है, उसमें सब कोशिकांग होंगे, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन होगा? यूकैरियोटिक बड़ा होगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है और यूकैरियोटिक बड़ा होता है। क्रोमोसोम जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक में एक होता है और यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। जैसे कि मैं मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46, 23 जोड़ा। बंदर में अलग है, चिंपैंजी में अलग है, घोड़ा में अलग है, कबूतर में अलग है, मक्का में अलग है। तो सबका क्रोमोसोम की जो संख्याएं हैं, गुणसूत्र हैं, वो अलग अलग है। यूकैरियोटिक में अलग अलग होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक होता है। प्रोकैरियोटिक में एक होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ दिया हुआ है किसके बारे में? देखिए यहाँ लिखा हुआ है कोशिकांग, यानी कोशिका अंगक। तो कोशिका अंगक मतलब जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग था उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें जो सबसे पहले अंगक दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। आइए देखिए, हम अभी लूसेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम लूसेंट पढ़ाएंगे तो हमको लूसेंट उठाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बोलते चले जाएंगे। हम एनसीईआरटी को टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं, ताकि जब आप पढ़े उसे तो आपको समझ में आए। इसीलिए हम बोलते जब भी वीडियो को देखिए तो एनसीईआरटी बुक रख लीजिए सामने। चलिए अगला जो है पढ़ना है वो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहला कि इसकी जो आकृति होती है वो कैसा होती है। तो इसकी आकृति छड़ के जैसा होती है, गोलाकार भी होती है और कुछ अंडाकार भी होती है। मतलब इसकी आकृति फिक्स नहीं होती है, लेकिन मुख्यतः ऐसा कहा जाता है कि एक नली के आकार के जैसा होता है। मुख्यतः हम बता रहे हैं इसका जो आकृति होती है मुख्य रूप से मुख्यतः नली के आकार के जैसा होता है। कैसा? नली के आकार जैसा इसकी संरचना होती है। नली के आकार जैसा इसकी क्या होती है? संरचना होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक और नाम से जाना है। आधुनिक रूप में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक अन्य नाम दिया गया है, उसका नाम है एरिथ्रोप्लाज्म। मैं फिर बता रहा हूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आधुनिक रूप में एरिथ्रोप्लाज्म कहा जाता है। एरिथ्रोप्लाज्म, इसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम क्या है? तो एरिथ्रोप्लाज्म, इसका नाम क्या है? एरिथ्रोप्लाज्म, जो कि आधुनिक नाम है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। ये दो प्रकार का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहरी संरचना पर जब आप देखिएगा तो राइबोसोम रहता है। इसके बाहरी संरचना पर यानी राइबोसोम का कण, यहां लिख देते हैं राइबोसोम का कण इस पर लगा रहता है। राइबोसोम